Good morning, students. Today we shall discuss about the complete syllabus of SSC of English subject. See, students, SSC English Language and Comprehension. Our syllabus is divided into three sections, three parts. First section, grammar. फर्स्ट सेक्शन इज ग्रामर. ग्रामर में स्पॉटिंग एरर. आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्पॉटिंग एरर. देखिए स्टूडेंट्स, स्पॉटिंग एरर जो है ये ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है. स्पॉटिंग एरर मीन्स आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड देयर विल बी ए ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस. यू हैव टू फाइंड आउट द एरर. आपको उस ग्रामर की एरर को फाइंड आउट करना है. मोस्टली जो एरर आती है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड आती है. पार्ट ऑफ स्पीच, यू नो, देयर आर 8 ग्रामेटिकल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. कोई भी जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम 8 शब्दों का यूज करते हैं विच आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक आपका इंटरजेक्शन. सो एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? इन पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्पॉटिंग एरर. सेकंड, fill in the blanks. Fill in the blanks, it is also based on grammar. Second is active and passive voice. Active and passive voice. Voice, you know what is voice? Voice means way of speaking or writing a sentence. किसी भी वाक्य को बोलने और लिखने का जो तरीका है that is called voice. And in English grammar we have two voice, एक्टिव एंड पैसिव. तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको एक्टिव में बदलना है, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच देने वाला जो है वो क्या कहलाता है? स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला. अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो नाउ आई एम स्पीकर. स्पीकर की जो स्पीच है ये दो प्रकार की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. ये अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके किसी पार्ट में कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी, तो उसको अपने कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सो ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड? हमारे ग्रामर से रिलेटेड है. ग्रामर में जैसे नंबर 1 स्पॉटिंग एरर, तो इसमें हम जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है सारा इसमें डिस्कस करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, वही ग्रामर के रूल्स इसमें भी फॉलो किए जाएंगे. एक्टिव एंड पैसिव, कि एक्टिव के वाक्य को पैसिव में बदलना, पैसिव के वाक्य को एक्टिव में बदलना. उसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलना या इनडायरेक्ट के वाक्य को किस में बदलना? डायरेक्ट में बदलना. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को करेक्ट करना. सो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन, ग्रामर सेक्शन. सेकंड जो है वो है वोकेबलरी, विच इज द मेन पार्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन. सो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग. एंटोनिम्स वर्ड्स, यू नो, अपोजिट वर्ड्स इन मीनिंग. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? वन वर्ड. स्पेलिंग टेस्ट. स्पेलिंग टेस्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. जो हमें शब्द दिए गए हैं उनमें से करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना. इडियम्स एंड फ्रेजेज. इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसको अपने हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उनको इडियम्स एंड फ्रेजेज.
क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से कुछ वर्ड्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे, उनको फिल द कंप्लीट करना होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन द सेंस, ग्रामर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामेटिकल बेस्ड होगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वोकैबुलरी में वोकैबुलरी बेस्ड होगा कि वहां पर कौन सा वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। और फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर बेस्ड होगा और वोकैबुलरी में जो फिल इन द ब्लैंक्स वो वोकैबुलरी बेस्ड होगा। थर्ड हमारा जो सेक्शन आता है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन वर्ब होती है कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझना। तो इसमें आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, भाषा की समझ का टेस्ट होता है, जिसमें एक आपको टॉपिक दिए जाते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन, ए पैसेज इज गिवन और कंप्रीहेंशन। पैराजम्बल्स, जिसको अपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, आपको 5 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उन सेंटेंसेस को अपने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, सीक्वेंस में लाना होता है ताकि वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। उसके बाद में आता है जंबल्ड सेंटेंस। जंबल्ड सेंटेंस में सेंटेंस को जो है डिवाइड कर दिया जाएगा पार्ट में, उन पार्ट को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लाना है ताकि एक मीनिंगफुल क्या बन जाए, सेंटेंस बन जाए। तो ये सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया एसएससी के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 3 सेक्शन में सिलेबस को डिवाइड किया है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रीहेंशन। एसएससी एग्जामिनेशन जो एग्जाम करवाती है एमटीएस मीन्स मल्टीटास्किंग सर्विस, मल्टीटास्किंग सर्विस विच इज बेस्ड ऑन 10th लेवल। जो किस लेवल का एग्जाम होता है, 10th लेवल का एग्जाम है एमटीएस। CHLS विच इज बेस्ड ऑन 10+2 लेवल, ये क्लरिकल पोस्ट के लिए एग्जाम होता है CHSL। और CGL CPO ग्रेजुएशन लेवल, जो इंस्पेक्टर रैंक की जो पोस्ट होती है वो CGL के थ्रू की जाती है। कौन सी पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, और आजकल तो ये अपना आ चुका है क्या, GST। तो उसके लिए जितने भी जो ऑफिसर्स रिक्वायर किए जाते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट एसएससी निकालता है, रिक्रूटमेंट एसएससी करता है, किसके माध्यम से, CGL के माध्यम से। तो एसएससी इसमें 2 लेवल पर एग्जाम करवाता है, Tier 1, Tier 2। Tier 1 में इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, सो Tier 1 इज ऑफ 50 मार्क्स। कितने नंबर का हो गया आपका ये, 50 नंबर का। 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। Tier 2 विच इज द मेन, इसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेंस बोल देते हैं। ये 2 पार्ट में एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस। तो Tier 1 और Tier 2। Tier 2 में आपका जो है 200 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो कितने होंगे, 200 नंबर का। सो यू कैन सी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है एसएससी में वो आपके कितने नंबर का है, 250, 250 शब्दों का। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू क्वालिफाई एसएससी एग्जाम देन यू मस्ट हैव ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड है, पकड़ है, तो आपको एसएससी का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो Tier 2 जो है इसमें आपका मेन है 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स।
अब हम जो है, ये तो हमारा सिलेबस था, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश सिलेबस। अब टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है सिलेबस का, टॉपिक का, कि किस टॉपिक को हमें ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। वैसे तो एसएससी में जो लैंग्वेज की, जहां तक लैंग्वेज की बात है, वी मस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, किसी पर्टिकुलर पर ज्यादा फोकस, हमें सभी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कैटेगरी फर्स्ट में आती है ग्रामर, क्योंकि कोई भी जब आप लैंग्वेज, भाषा सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या आना जरूरी होता है, उसका ग्रामर, उसका व्याकरण आना जरूरी होता है। क्यों, कोई भी जो लैंग्वेज आप सिस्टमैटिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी ग्रामर सीखेंगे। अब ग्रामर में जो टॉपिक्स आएंगे, इसमें स्पोर्टिंग एरर, स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, जो किस पर बेस्ड होती है, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हम कह सकते हैं कि देयर आर 8 ग्रामेटिकल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। वो नाउन में एरर हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है, वर्ब में हो सकती है, एडवर्ब में हो सकती है, एडजेक्टिव में, प्रीपोजिशन में, या किसी कंजंक्शन में। टीयर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 या 3, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। टीयर सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 to 15, 10 से 15 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे स्पोर्टिंग एरर बेस्ड क्वेश्चन जो है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर बेस्ड। फिल इन द ब्लैंक्स किसमें करवाया जाता है, ग्रामर बेस्ड। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, और इसमें टीयर सेकंड में जो है 2 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टीयर 1 में इस पे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, लेकिन जब टीयर 2 की बात की जाती है तो इसमें 15 से 18 क्वेश्चंस मेन टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 15 से 18 क्वेश्चंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टीयर 1 में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। टीयर 2 में 15 to 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टीयर 2 में, टीयर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन, और टीयर 2 में 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ग्रामर में टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहेगा, स्पोर्टिंग एरर्स को वेटेज दिया जाता है। टीयर 1 में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीयर 2 में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर बेस्ड होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस टीयर 1 में, और टीयर 2 में 2 से 5 क्वेश्चन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टीयर 2 में, टीयर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एक्टिव पैसिव रिलेटेड, टीयर 2 में 15 से 18 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टीयर 1 में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, टीयर 2 में 15 से 20 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर बेस्ड होगा, 2 to 3, 2 से 3 क्वेश्चन, और इधर 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वोकेबलरी पार्ट, कैटेगरी वोकेबलरी। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आपको एक वर्ड दिया जाता है, उसके लिए एक सिमिलर वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना होता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। टीयर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टीयर 2 में 2 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक शब्द को अपने को यूज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। टीयर 1 में 1 to 2, 1 से 2 क्वेश्चन, और टीयर 2 में 2 से 5 क्वेश्चन। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में टीयर 1 में 1 से 2 क्वेश्चन, और टीयर 2 में 2 से 5 क्वेश्चन।
इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज टीयर 1 में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इडियम से रिलेटेड और फ्रेजेज से रिलेटेड। इडियम्स फ्रेजेज जैसे कि मैं कहता हूं ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन, सेंटेंस में कैसे दिया जाएगा, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसको अंडरलाइन करेगा, ए बोन ऑफ कंटेंशन, कि बोन ऑफ कंटेंशन जो इडियम है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका लेक्सिकल मीनिंग क्या आएगा, तो उसका लेक्सिकल मीनिंग आएगा ए बोन ऑफ कंटेंशन का कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, ए बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, तो ये कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेज। स्पेलिंग टेस्ट में 1 से 2, 2 से 5, इडियम्स एंड फ्रेजेज में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेजेज तैयार करने होते हैं, इडियम्स। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट टीयर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि टीयर 1 में केवल 25 ही क्वेश्चन आने होते हैं, तो ज्यादा वेटेज 10-12 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ कंप्रीहेंशन से रिलेटेड हो जाते हैं। टीयर 2 में डिटेल से पूछा जाता है 15 से 20 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वोकेबलरी बेस्ड होगा, 1 से 2 क्वेश्चन 15 से 20। फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी बेस्ड है, 1 से 2 क्वेश्चन और 10 से 15 क्वेश्चन। किस पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वोकेबलरी जो है को भी काफी वेटेज दिया गया है, ग्रामर की इक्वली वेटेज रहता है वोकेबलरी का। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ये रटने से नहीं आते भी। स्टूडेंट्स क्या करता है कि रट्टा लगा लेता है कि हम 500 1000 कितने का आप रटोगे, नहीं। सेंटेंस का क्या होता है, वर्ड्स में क्या होता है, वर्ड्स फॉर्मेशन होता है। जब आप एक वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो उसका हमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच, कि उससे नाउन क्या बनेगा, उससे वर्ब क्या बनेगी, उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, उसका एडवर्ब क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका सेंटेंस में यूज क्या होगा, यूसेज ऑफ सेंटेंस। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको समझ कर किसको तैयार करना होता है, रट्टा नहीं लगाया जाता इनके ऊपर। उसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम 2-3 बार, ये क्या कि एक्चुअली में वोकेबलरी क्या होता है, स्टूडेंट्स की जनरल प्रॉब्लम आती है कि सर वोकेबलरी तैयार नहीं होती। वोकेबलरी को इंप्रूव करने के लिए आपको रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, यू रिक्वायर ए कंटिन्यूअस स्टडी। आपको लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होगा इंग्लिश में, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप नॉवेल्स को देखो, आप कोई स्टोरी इंग्लिश की पढ़ो, ये आपको एक हैबिट डालनी होगी, आपको रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में रीडिंग कंप्रीहेंशन, एक पैसेज आपको दिया जाता है, तो उसमें पैसेज की पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे बेस्ड होते हैं, पैसेज में से आपको उनको फाइंड आउट करना होता है। तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग का ही टेस्ट है आपका वो। टीयर 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्रीहेंशन से रिलेटेड, और टीयर 2 में 25 से 30 क्वेश्चन किस पर बेस्ड होते हैं, कंप्रीहेंशन। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स टीयर 1 में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता, टीयर 2 में पैराजम्बल्स जो है
10 से 15 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। पैराजम्बल्स का मतलब होता है सेंटेंसेस को रीअरेंज करना टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, या पैराजम्बल्स। जम्बल्ड सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट को सीक्वेंस में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड पैरा जम्बल्ड सेंटेंस। टीयर 1 में क्वेश्चन नहीं आता, टीयर 2 में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एसएससी का एग्जामिनेशन है, इंग्लिश का सिलेबस का एनालिसिस है। इसके बाद में टीयर 3 होता है, वो आपका डेस्क्रिप्टिव होता है। उसमें लेटर, एसे, रिपोर्ट, राइटिंग पूछी जाती है। उसमें आप या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दैट वी विल प्रीफर, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये हमारा क्या था, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से आपको उसको स्टडी करना है, ये कुछ आपके टॉपिक है, इसी सीक्वेंस में आपको स्टडी करनी है। लेट अस कम टू द syllabus. Now we shall discuss the detailed syllabus. It was the examination scheme कि आपको इंग्लिश में क्या कुछ आता है, क्या वेटेज रहता है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू एसएससी लेवल। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके ओब्लिक में मैंने 2 वर्ड और दिए हैं, दैट इज अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड। अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड। सो दीज आर सिमिलर वर्ड्स, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड। दीज आर सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग, सो दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। तीनों का यदि आप हिंदी में मीनिंग देखना चाहो, सहमति या समझौता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एसएससी में इस टॉपिक को दे देते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से। टॉपिक का नाम क्या दे दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोनों का मीनिंग होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स सहमति या समझौता। तो क्या है इसमें, क्या पढ़ना होता है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अब, ग्रामर का सेक्शन। हम फर्स्ट पहले लेंगे ग्रामर सेक्शन, उसके बाद में वोकैबुलरी, देन कंप्रीहेंशन। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर शुड बी एग्रीमेंट ऑफ नंबर। नंबर, ग्रामर में जब नंबर की हम बात करेंगे तो हिंदी में ग्रामर वचन, नंबर बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कर्ता और क्रिया में उनके वचन की सहमति करना या सहमति करवाना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसके बीच में एग्रीमेंट करवाना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमको स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना होता है, स्टेप वाइज स्टेप। तो सबसे पहले वाक्य में क्या लगता है, सब्जेक्ट और वर्ब लगती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, एस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप एरर किस में देखो, सब्जेक्ट और वर्ब में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर शुड बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसका, ऑफ नंबर, वचन का, किसके बीच में, बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। बिटवीन प्रीपोजिशन होती है, किसके लिए यूज किया जाता है, दो के बीच में। दो से अधिक के लिए क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे।
तो किसके बीच में हमें एग्रीमेंट करवाना है? दो शब्दों के बीच में, और वो शब्द कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। कैसे होगा? इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन वी विल हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी? सिंगुलर। सो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहां पर वर्ब सिंगुलर हुई, दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। कहने का अर्थ है कि दोनों का नंबर, दोनों का मतलब सब्जेक्ट का और वर्ब का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और नंबर आप ग्रामर में जानती हो, आगे जब हम नाउन करेंगे तो नाउन के भी दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इधर से वर्ब सिंगुलर है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है, देन वी विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। सो हियर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, so there is agreement between subject and verb, that is called subject verb agreement, subject verb concord, agreement, accord, concord, these are similar words, so they are called synonyms। एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है, जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हो। तो इस टॉपिक में अपने को क्या करना है? क्या कहती ग्रामर कि भी सब्जेक्ट और कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट तभी माना जाएगा जब सब्जेक्ट में और वर्ब में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, सहमति होगी, उनके नंबर की, उनके वचन की। और नंबर कितने होते हैं? दो। तो तीसरा नहीं आपके पास में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का मतलब या तो दोनों क्या हो? एस एस हो, या दोनों क्या हो? पी पी। ये समीकरण बन सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएं। एस एस इधर आपका सब्जेक्ट है, इधर वर्ब है। दूसरा समीकरण बन गया पी पी, थर्ड बन गया एस पी, फोर्थ बन गया पी एस। तो यदि ये समीकरण बनता है एस एस का, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है, सेंटेंस सही है। एस एस मीन्स दोनों क्या है? सिंगुलर सिंगुलर है। या समीकरण बन रहा है पी पी, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लूरल है, सो द सेंटेंस इज करेक्ट। अब समीकरण बनता है एस और पी का, अर्थात सब्जेक्ट तो है आपका सिंगुलर और वर्ब है प्लूरल, तो वो सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग। और एरर किस में आएगी भैया? एरर किस में आएगी? वर्ब में आएगी, क्योंकि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो इसलिए एरर किस में होगी? वर्ब में होगी। चौथा समीकरण हो गया पी और एस का। पी मतलब सब्जेक्ट तो है प्लूरल और वर्ब क्या है? सिंगुलर, तो भी वो सेंटेंस गलत होगा और एरर किस में आएगी? वर्ब में आएगी, क्योंकि हमें क्या करवाना है? दोनों का नंबर सेम लाना है। किसका? सब्जेक्ट का और वर्ब का। या तो दोनों क्या हो? एस एस हो, सिंगुलर सिंगुलर हो, या दोनों क्या हो? प्लूरल प्लूरल। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो अब देखते हैं, पहले हमें एग्रीमेंट किसका करवाना है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। पहले अपने देखते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? जिसको हिंदी में आप कर्ता कहते हो। द नाउन और प्रोनाउन, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है, जिसके बारे में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन अबाउट whom we talk in a sentence, that is called subject। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? या तो आपके पास में सिंगुलर होगा, या सब्जेक्ट क्या होगा? आपका
प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। शी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। इट सिंगुलर। वन क्या है? सब्जेक्ट है। आगे अपने को प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन में भी आएगा ये। इसके बाद में ये एवरीवन, समवन, नोवन, समबॉडी, नो एवरीबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सभी क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑल दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और ऑल सिंगुलर नाउन्स, ऑल सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जैसे कि राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, क्या है? सिंगुलर है। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो ऑल द सिंगुलर नाउन्स किस नंबर सब्जेक्ट कैसे कहलाएंगे? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास में कौन कौन से आगे भाई? ही, शी, इट, वन, एवरीवन, समवन, नोवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल सिंगुलर नाउन्स। ये क्या कहलाएंगे? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब प्लूरल देख लेते हैं। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू चाहे एक पर्सन के लिए यूज किया जाएगा या एक से अधिक के लिए यूज किया जाएगा, इसका जो नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा? वो प्लूरल रहेगा। यू एक व्यक्ति के लिए भी यूज किया जाता है और एक से अधिक के लिए भी, लेकिन नंबर क्या रहेगा? इसका प्लूरल नंबर रहेगा। वी कैसा सब्जेक्ट है? बहुवचन का सब्जेक्ट है। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर का है। ऑल प्लूरल नाउन्स, ऑल प्लूरल नाउन्स कैसे सब्जेक्ट हैं? प्लूरल नंबर के हैं। जैसे बॉयज, बॉयज ऐसे लगकर नाउन क्या बन जाता? प्लूरल बन जाता है। नाउन में जब हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस, तो वो आपका नाउन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो प्लूरल नंबर में चला जाता है। लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट हो जाता है। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसमें, जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर। वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर। तो प्लूरल नाउन कौन से आ गए हमारे पास में? यू, वी, दे, ऑल प्लूरल नाउन्स, ये हमारे क्या आ गए? प्लूरल सब्जेक्ट आ गए। तो हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं वर्ब, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। तो वर्ब जैसे सब्जेक्ट आपका 2 नंबर में होगा सिंगुलर और प्लूरल में, तो अपनी वर्ब भी कितने होगी? 2 नंबर में ही होगी, सिंगुलर और प्लूरल में। अब सिंगुलर वर्ब देखते हैं कौन कौन सी हैं। V1S या ES, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी S या ES लगता है वो वर्ब आपकी क्या बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म में चली जाती है। क्या लग करके? S या ES लग करके। तो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि S और ES लग करके तो बहुवचन बनता है, लेकिन अभी मैंने इसे पहले क्लियर कर दिया, जब किसी नाउन में S या ES लगता है तो नाउन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब वर्ब में S या ES लगता है तो वर्ब आपकी किस फॉर्म में चली जाती है? किस नंबर में चली जाती है? सिंगुलर नंबर में। तो जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम S या ES लगा करके यूज करते हैं वो सारी की सारी वर्ब किस नंबर की होती हैं? सिंगुलर नंबर की। इज, वॉज, डज, हैज। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जहां भी वर्ब में क्या लगता है? एस लगा हुआ हो, वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ हो? एस, तो वो क्या बन गई? आपकी सिंगुलर बन गई। क्या बन गई? आपकी सिंगुलर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगकर क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्या लग गया इसमें? एस या ईएस।
इज में पीछे क्या लगा हुआ है? एस। तो इज क्या है? सिंगुलर। वॉज एस लगा हुआ है, सिंगुलर। डज एस है, सिंगुलर। हैज सिंगुलर। अब स्टूडेंट कहते हैं जी V2 को आपने किसी कैटेगरी में नहीं रखा। V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का ग्रामर में कोई नंबर नहीं है, कोई वचन नहीं है। वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाती है। इसलिए नंबर केवल किसका है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसको आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो और सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर में ला सकते हो। किसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो यह आ गई हमारी सिंगुलर वर्ब। अब इसके बाद में प्लूरल वर्ब कौन कौन सी भाई? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ईएस के किस नंबर में है? आपकी प्लूरल नंबर की है। आर प्लूरल नंबर में यूज होता है। वर, डू, हैव। तो हमें सिंगुलर वर्ब मिल गई और हमें प्लूरल वर्ब मिल गई। हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया और प्लूरल सब्जेक्ट मिल गया। इसी के अकॉर्डिंग हमें इनको सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो सके, इनके बीच में एक सहमति बनाई जा सके। किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उनका नंबर का एग्रीमेंट होना जरूरी है। आगे है देयर आर सम रूल्स। तो भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में आप जानती हो क्या होते हैं? रूल्स। कोई भी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका जो ग्रामर है वो नियमों से बंधा हुआ है, रूल्स। तो जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, आप उसको रूल बोल दीजिए, जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट या रूल पता नहीं है तब तक हमें उस ग्रामर के सेंटेंस को समझने में, सोल्व करने में प्रॉब्लम आती, क्योंकि हम उसकी ग्रामर को नहीं समझ पा रहे। स्टूडेंट्स क्या करता है कि सेंटेंस को रीड करता है और जचाने की कोशिश करते हैं कि जच तो रहा है, सेंटेंस बोलने में जच रहा है, लेकिन ग्रामर में जचना कुछ नहीं है। ग्रामर केवल किसको मानती है? रूल को, नियम को। यदि आपने सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि एरर फाइंड आउट की है और वो किस से रिलेटेड एरर है, उसका रूल क्या है, तो आप उसको करेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज आप जचाने के ऊपर गए तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? लगभग गलती होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं ग्रामर में उसका अपोजिट जाता है। तो देयर आर सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देयर आर सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाने के काफी क्या है? नियम है। तो नियमों को जब आपको पता होगा तभी हम इस टॉपिक की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। जैसे अपने पहले रूल्स करेंगे, उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्योंकि ग्रामर में प्रैक्टिस जब तक नहीं है, हम रूल तो एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन वो दिमाग से वॉश आउट हो जाता है, वो परमानेंटली नहीं रहता, वो दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा। रूल्स कब याद रहता है? व्हेन वी सोल्व ए प्रॉब्लम, जब हम समस्या को सोल्व करते हैं, देन आवर माइंड रिकॉल कि ये समस्या जो है इस रूल से रिलेटेड है, तो हमें वो रूल याद आ जाता है यदि हमने उसको स्टडी किया हुआ है तो रूल नंबर फर्स्ट, अब हम इसके कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? V1 इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। ये मैं अपने ऊपर लिख भी दिया, इसको अब लैंग्वेज के रूप में लिखा है। सो टू मेक इट सिंगुलर S/ES इज एडिड इन इट। एड का मतलब जानते हो क्या होता है? जोड़ना। एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। V1 इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा किस नंबर में मानी जाती है भाई? बहुवचन की क्रिया मानी जाती है। ये बात आप माइंड में फिक्स करके रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या फिक्स है
कि जब भी एस और ईएस की बात आती है तो हमारा दिमाग ये कहता है कि वो क्या बनता है, बहुवचन बनता है, वो प्लूरल नंबर पे जाता है। इसके कारण हम इसको रोंग करके आते हैं। तो वो अब किसकी बात करेंगे, जब नाउन जब हम स्टडी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की। तो ग्रामर में फिक्स कर दिया गया नंबर भी, जैसे ही को फिक्स नंबर में बांध दिया कि एक सिंगुलर नंबर में ही रहेगा, यू को एक नंबर से बांध दिया कि यू बहुवचन का ही रहेगा। आप कहोगे जी आप एक के लिए यूज करोगे तो वो तो व्यक्ति एक है, लेकिन ग्रामर में क्या कर दिया, उसको उसका नंबर फिक्स कर दिया, उसका वचन फिक्स कर दिया कि यू जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो प्लूरल नंबर का है। इसलिए यू के साथ में हमेशा आप क्या लगाते हो, आर ही तो लगाते हो ना। कभी आपने इज लगाया है यू के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रामर में फिक्स कर दिया इसका नंबर क्या है, बहुवचन का नंबर है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा किस नंबर में रख दी गई है उसको, अब उसका नंबर फिक्स हो गया है, वो प्लूरल नंबर की क्रिया है। यदि उसे हमें सिंगुलर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, कब पड़ेगी? व्हेन वी हैव ए सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम उसे सिंगुलर बनाएंगे। किसको? वर्ब को। कैसे बनाएंगे? उसमें क्या ऐड कर देंगे, एस या ईएस ऐड करने पर वो आपकी वर्ब जो है वो क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हमें देखो एक चीज और समझनी है आप करो, यहां पर आपको वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करनी है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, आपको केवल एग्रीमेंट करवाना होता है उनके नंबर का, उनके वचन का। यानी कि यहां पर बॉइल्ड कर देंगे नहीं। तो वाटर क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, जिनको हम संख्या में नहीं गिन सकते। आप गिन सकते हो क्या वाटर को, 1 पानी 2 पानी 3 पानी? नहीं। तो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, हाँ इनकी क्वांटिटी बताते हैं। 2 चीजें होती है, एक होता है नंबर, संख्या, और एक होता है क्वांटिटी, मात्रा। तो जिसकी आप क्वांटिटी बताते हो वो नाउन कहलाते हैं अनकाउंटेबल, और वो नाउन किस नंबर में माने जाते हैं, हमारे सिंगुलर नंबर में। तो वाटर क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। बॉइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लग करके वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। सो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहां से वर्ब सिंगुलर आ रही है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। एरर डालने के लिए क्या करेगा वो, यहां से एस हटा देगा। वाटर ए नंबर पार्ट, बॉइल 2 नंबर पार्ट, एट 3 नंबर पार्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड डी पार्ट, नो एरर ई। तो आपको फाइंड आउट करना कि किस पार्ट में एरर है, तो किस में आ जाएगी, बी। सबसे पहले एरर जो को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आप किसके पास आओ, वर्ब के पास में आओ। सबसे पहले क्या देखो, वर्ब देखो। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर जाना होगा, क्योंकि कोई भी जो आप सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस में आप वर्ड्स, तो ग्रामर के जो वर्ड्स हैं वो 8 ही होते हैं, वो 8 ही शब्द हैं। तो एरर को जब आप डिटेक्ट करते हो तो आपके माइंड में फिक्स क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, जचाने के हिसाब से नहीं। आप प्रत्येक शब्द सेंटेंस को जैसे हम पढ़ते हैं तो उसके आपके दिमाग में क्या आते जाना चाहिए, उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच भी आते जाना चाहिए। कि जैसे वाटर है, नाउन है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, अपने आप ही आपको एरर पता चलती चली जाएगी। बॉइल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब आप बोल रहे हो, नाउन बोल रहे हो, प्रीपोजिशन बोल रहे हो, कंजंक्शन बोल रहे हो, तो वो रूल अपने आप ही आपके माइंड में आते जाएंगे यदि आपने उनको स्टडी कर रखा है। एरर केवल आप सेंटेंस को बार बार पढ़ते रहोगे, जचाते रहोगे, उससे एरर सोल्व नहीं होती। स्टूडेंट क्या करता रहता है, सेंटेंस को 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, नहीं। सेंटेंस को जब आप स्टडी करते हो तो आपका माइंड जो है ग्रामर के ऊपर आना चाहिए, अर्थात उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है
उस पर आप फोकस करो। और ये कुछ प्रैक्टिस होती है, जैसे आप स्टडी करते हो, आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो कि नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एरर का अपने आप ही आपको पता चल जाएगा यदि आपने इसको स्टडी कर रखा है तो। आपकी फुल कमांड किस पर होनी चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर कमांड होनी चाहिए। एरर के क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे, आपको उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप जचा करके आते हो, ये जच रहा है, वो जच रहा है, ऐसे नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वी प्रे गॉड इन द मॉर्निंग। वी प्रे गॉड इन द मॉर्निंग, तो वी सब्जेक्ट अभी मैंने लिखा। अब वी सब्जेक्ट कैसा है? वी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि ग्रामर ने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्रे, PRAY, प्रे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने के लिए वर्ड क्या आता है अभी? रिक्वेस्ट। एक्चुअल में क्या है, कुछ वर्ड्स का यूसेज होता है। अब हिंदी मीनिंग हम देखते हैं तो रिक्वेस्ट का भी मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। प्रे का मतलब भी क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। लेकिन वर्ड्स का यूसेज अलग है। यूसेज का मतलब यूज इन ए सेंटेंस। हम यहां पर जब गॉड की बात करते तो रिक्वेस्ट का यूज नहीं कर सकते। हम किसी ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं तो वहां पर हम प्रे का यूज नहीं कर सकते। जैसे आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो, ह्यूमन बीइंग से, तो आप कहोगे आई रिक्वेस्ट यू। और आप भगवान के लिए यूज करोगे तो आप रिक्वेस्ट का यूज नहीं कर सकते। आपके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? प्रे। तो प्रे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस नंबर में होती है हमेशा? किस नंबर में होती है? प्लूरल नंबर में। तो सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया वी, और वर्ब भी प्लूरल हो गई। दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। यही सब ग्रामर आपसे चाहती है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? फिर देखिए, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। सो टू मेक इट सिंगुलर, हमें उसे सिंगुलर बनाना है। क्यों बनाना है? यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो उसमें क्या करेंगे उसको सिंगुलर बनाने के लिए? उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? एस या ES। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं? एस या ES, तो वो वर्ब क्या बन जाती है हमारी? क्या बन जाती है वो? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहां पर दोनों जगह क्या हो गया? प्लूरल प्लूरल। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है हमेशा किस नंबर, ये आपको बस ध्यान में रखना है। फर्स्ट फॉर्म को ये ध्यान में रखना है बस आपको। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर प्लूरल नंबर है। यदि हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता पड़ रही है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एस या ES लगा करके इसको हम क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। द नेक्स्ट वी शैल डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है आप उसको हम यही समाप्त करते हैं। इसलिए आप आगे की क्लास के लिए आप अपने DLF के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।